नमस्कार, अंत टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान में पनपे सियासी संकट का आज फैसले का दिन है। पाकिस्तान की संसद में रविवार को जो भी हुआ उस पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर के फैसले की समीक्षा जरूरी है, तो वहीं कोर्ट ने विपक्ष की फुल बेंच की मांग को ठुकरा दिया है। पाक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है कि फैसला आज ही आएगा। ऐसे में इस फैसले पर पूरी दुनिया की नजर है। पाकिस्तान में रविवार को ऐसा पहली बार हुआ जब नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, लेकिन इस पर वोटिंग नहीं हुई। रविवार को सदन की कार्रवाई का संचालन कर रहे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव विदेशी साजिश है। इमरान खान की तरफ से राष्ट्रपति से संसद को भंग करने की सिफारिश भी की गई और संसद को भंग कर दिया गया। विपक्षी नेताओं को उम्मीद थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर उसकी जीत होगी और इमरान की सरकार गिर जाएगी, लेकिन वोटिंग से पहले 5 मिनट में ही सारा खेल हो गया और आर्टिकल 5 इमरान खान की कुर्सी बच गई। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान के संविधान की हत्या की है और ऐसे में अगर इमरान खान दोषी पाए जाते हैं तो उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कभी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई थी। वैसे में आज ये देखना होगा कि क्या पाकिस्तान में संविधान जिंदा रहता है या फिर उसकी दोबारा हत्या हो जाएगी। तो देखिए, सियासी पिच पर इमरान का खेल, तो इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र कुमार ओझा पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ही पीयूष पंत है वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी इस खास चर्चा में। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है सर जनतंत्र टीवी पर। जितेंद्र कुमार ओझा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी सर। जो तमाम चीजें इस वक्त हम पाकिस्तान में होती हुई देख रहे हैं, जो अस्थिरता अब हम देखेंगे, क्योंकि आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है, उन तमाम चीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं सर? करूंगा कि मैं राजदूत कभी नहीं रहा, मैं राजनीति जरूर रहा, मैं जूनियर डिप्लोमेट रहा, उसके बाद मैं सरकार में। जहाँ तक इस पाकिस्तान का सवाल है, कभी यहाँ पे प्रजातंत्र रहा नहीं। हमेशा से जो है फौज जो है कभी तो प्रत्यक्ष रूप से कभी परोक्ष रूप से सत्ता को उन्होंने चलाया है और जो भी ड्रामा हो रहा है, जो चुनाव इमरान खान ने जीता वो सबसे भ्रष्ट चुनाव था। उसमें यहाँ तक कि सारे लोगों ने कहा, ऑपोजिशन के लोगों ने कहा कि ये स्टोलन इलेक्शन रिजल्ट है। सारी दुनिया ने कहा, इंटरनेशनल मीडिया ने भी कहा कि फौज जो है वो एक बड़े जनरल की तरह दिखाई पड़ी और उस इमरान खान एक पिट्टी की तरह उसके सामने रहे। और आने के बाद भी आप देखिए कि इमरान खान एक स्कूली बच्चे की तरह पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पीछे पीछे जाते रहे और जब भी इंटरनेशनल ये पे बातचीत करने का मौका रहा तो वो पाकिस्तान के आर्मी की चीफ करते रहे। और दुनिया के तमाम देश जब भी उनको बातचीत करना था पाकिस्तान में, तो हमेशा से पाकिस्तानी आर्मी चीफ पे बात करते रहे हैं। क्योंकि उनको इंटरनेशनल एजेंसी से एड चाहिए, वेस्ट से कई दूसरे देशों से उनको डील करना है, तो वो डायरेक्ट मिलिट्री टेक ओवर नहीं करते हैं। लेकिन देखा जाए कि इस झगड़े की शुरुआत होती है जब इमरान खान को थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन मिला और जो फैज हमीद थे ISI के चीफ, उनके रिप्लेसमेंट जो थे नदीम अहमद अंजुम जो थे, उनको रिप्लेसमेंट के साइन करने में देर किया। इस बीच में पाकिस्तानी मिलिट्री में भी बड़े सारे फ्रैक्चर्स आने शुरू हो गए थे और जो कमर बाजवा साहब थे तो जहाँ जाते थे तो यहाँ तक कि सीनियर अफसरों के हथियार तक रख लिए जाते थे। तो इस पाकिस्तानी आर्मी की राजनीति में इमरान खान थोड़ा सा उन्होंने दखलंदाजी दिया और एक झटके के साथ जो है तमाचे के मार के मैं कहूंगा कि उनको निकाल के बाहर कर दिया पाकिस्तानी आर्मी ने। लेकिन एक और चीज आप ध्यान रखें कि पाकिस्तान में किसी समय अमेरिकन का बड़ा दखल हुआ करता था, बोलबाला हुआ करता था और जब भी फौज किसी को निकालना चाहती थी सिविलियन गवर्नमेंट को, तो अमेरिकन एम्बेसी से वो कंसल्ट किया करते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तक कि बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जब किसी समय बेनजीर भुट्टो ने भी कहा कि अमेरिकन एम्बेसी से पता करो कि आखिर उन्होंने रखा है या निकाल बाहर किया है। तो इस बीच में जो वहाँ की मीडिया की रिपोर्ट आ रही है, जो लोग बता रहे हैं, और चाइनीज एम्बेसी से खुद एक क्लैरिफिकेशन आई है
कि वो पैरेलली इंगेज कर रहे थे पॉलिटिकल लोगों को भी और मिलिट्री लोगों को भी। तो उन्होंने थोड़ा समय दिया कि एक साथ जो है इंसल्ट करके नहीं निकाला जाए, लेकिन ये आर्मी ने ये करके पूरा सुनिश्चित कर दिया था कि इमरान खान को जाना है। और जहां तक इसके कोर्ट का सवाल है, कोर्ट बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आर्मी और चीन का क्या रुख है, उसके हिसाब से कोर्ट का फैसला आना है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इमरान खान को कोई राहत मिलेगी, कितनी सजा मिलेगी, कितने जोरदार कार्यक्रम होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इमरान खान के राजनीति का अंत तो निश्चित लग रहा है, अनलेस कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट और न हो जाए। बिल्कुल। और कल जिस तरह से हमने देखा, एक तरह से उसको मास्टर कार्ड ही कहेंगे कि विपक्ष शायद ये सोच रहा था कि उसकी जीत होगी, लेकिन एंड मूवमेंट पर इस तरह का दाव इमरान खान की तरफ से खेला गया। पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, वो भी जुड़े हुए हैं। रुख पीयूष पंत जी का करेंगे। पीयूष जी, इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे? आप किस तरह से इस तमाम चीज़ों को देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जो नज़रें हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला इस तमाम चीज़ों को लेकर लेता है। लेकिन आप इन तमाम चीज़ों को जो पाकिस्तान में इस वक्त घटित हो रही हैं, क्या कहेंगे सर? तो संपर्क टूट चुका है पीयूष जी से, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे भी चर्चा करेंगे इन तमाम चीज़ों पर। लेकिन जितेंद्र कुमार ओझा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से जितेंद्र कुमार ओझा जी का रुख करेंगे। जितेंद्र जी, जिस तरह से अगर जो चीज़ें अभी हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, पाकिस्तान की राजनीतिक संकट का दुनिया पर क्या असर होगा और साथ ही साथ भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, जो तमाम चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं? बाहर ही पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण नीतियां हैं वो हमेशा से आर्मी डिसाइड करते आई है। आर्मी को चाहिए था कि जब भी कोई गलती होती है, कोई बात होती है, तो कोई ऐसा तबका होना चाहिए जिसके ऊपर वो सारा दोष मढ़ सकते हैं। तो उसके लिए कोई ना कोई पपेट वो फिर क्रिएट करेंगे। जहां तक भारत का संबंध है, देखिए, आर्मी हर बार ये कोशिश करेगी कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा करना, भारत के खिलाफ नफरत पैदा करना, वो डायरेक्ट लड़ने की कभी कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि वो एक मर्सेंट्री और कमर्शियल आर्मी है। आप देखिए कि बहुत सारे कमर्शियल एक्टिविटीज, बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे एसेट, बहुत सारे लैंड जो है आर्मी के कब्जे में है। और ग्लोबली वो दो चीजें करती है। पहले तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्व रहते थे, यहाँ तक कि कोई भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग क्यों ना हो, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग का हो या फेक करेंसी का हो या मनी लॉन्ड्रिंग का हो या एक्सटॉर्शन और ड्राइविंग के पैसे को कहीं चैनल करने का हो, लॉन्डर करने का हो, तो उसमें जो भी गैंग रहते थे उसकी सबसे बड़ी एग्रीगेटर, कोऑर्डिनेटर जो है पाकिस्तानी आर्मी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होता था। डायरेक्टली ये लोग करते थे, अपने रिसोर्सेज देते थे। और जो रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स वगैरह थे, जो कई जगह दुनिया के पश्चिम के देशों में भी इन्वॉल्व थे, तो वो लोग करते थे। तो वहाँ पे ये पाकिस्तानी आर्मी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन खुद नहीं करना चाहती थी, और भारत में भी देखिए करीब वो काम कर सकते थे। और जानबूझ के पाकिस्तानी आर्मी ने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि कोई पॉलिटिशियन क्लीन रह ही नहीं सकता है। तो इसलिए उनके लिए बहुत आसान हो जाता था कि किसी भी पपेट को ला के खड़ा करना और हटा देना। आपने ही कहा कि आज तक उसके इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। वहां पे कोई इंस्टीट्यूशन सिविलियन गवर्नमेंट की थी नहीं। हम सभी जानते हैं कि एक नकली देश क्रिएट किया गया। भारत की बहुत लार्जेस्ट रही कि हमने इस देश को में कभी इंटरफेयर नहीं किया, और सब कुछ होने के बावजूद आप देखें कि उनको हम पूरा लीवे देते रहे। और पश्चिम का जो देश है, शुरू में 2001 तक, जब तक 9/11 का टेरर अटैक नहीं होता है, उनको हर तरीके से प्रेशर देते रहे, और अब चाइना प्रेशर देता आया है। तो वहाँ की सियासत का कोई मतलब नहीं होता है, वो नकली सियासत है, तीसरे दर्जे का ड्रामा आप कह सकते हैं। इमरान खान यही कहना चाहते हैं बार बार कि जो दूसरे ऑल्टरनेटिव है पॉलिटिकल सर्किल में, वो उससे बेहतर है, क्योंकि वो सारी बिडिंग आर्मी के बिहाफ पे करते जा रहे हैं। ये वही इमरान खान है, जब वो सत्ता में नहीं आए थे तो जनरल्स को बहुत सारी बातें कहा करते थे कि जनरल को प्रशासन नहीं आता है, उनको अर्थव्यवस्था मैनेज करना नहीं आता है। लेकिन जब वो सत्ता में आए तो जिस कदर वो लेट गए जनरल्स के कदमों पे, ये वाले एपिसोड होने तक, फैज हमीद वाले एपिसोड होने पर, इससे बहुत सारे जो दुनिया भर के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, उनकी पास अपनी सूचनाएं हैं जो मीडिया में नहीं है। तो वो जो है, वो लेटने से पहले तक जो है वो पाकिस्तान के सबसे फालतू किस्म के नेता थे। आज वो जो भी कहें, वो जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से चीन भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में बहुत सडन मास अनरेस्ट हो या कुछ हो, इसलिए वो थोड़ा बहुत हैंडल किए हुए हैं, दोनों लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन उनके सारे क्लेम जो है बेबुनियाद है। उनका प्रजातंत्र पे बात करना, वो उसका कोई मायने नहीं रह जाता।
उनकी पाकिस्तानियों के नजर में और बाहर के नजर में भी उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सबसे आइसोलेटेड नेता उनको कहा ही जाता है और वो है उसी इस तरीके से। ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा हो रहा है। संभव है मिलिट्री का कुछ एस्टेब्लिशमेंट उनके मन में इनके लिए अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर बचा हो, क्योंकि ये सबसे ओबीडियंट प्राइम मिनिस्टर हुए हैं पाकिस्तान के इतिहास में भी। जहां तक फौज का सवाल है, बस एक मुद्दे पे उन्होंने पाकिस्तानी फौज की राजनीति पे जाने की कोशिश की और उन्हें तमाचे मार के उन्हें उनकी जगह दिखा दी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने। ठीक है जितेंद्र कुमार जी, लौटूंगे आपके पास। पीयूष पंत जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से पीयूष पंत जी का रुख करेंगे। पीयूष पंत जी, जो सवाल मेरा यही था इससे पहले भी कि जो तमाम चीज़ें इस वक्त घटित हो रही हैं पाकिस्तान में, और देखिए इमरान खान को अभी हमने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्होंने साफ कहा कि जो विपक्ष है उन्होंने साफ ये आरोप लगाया कि वो चाहता है कि इलेक्शन कमीशन में भी उन्हीं के लोग हों। उन्होंने यहाँ पर NRO 2 का भी जिक्र किया। उन्होंने साफ ये भी कहा कि मैं तो देखिए चुनाव चाहता था, लेकिन जो विपक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इन तमाम चीज़ों को, और इमरान खान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि उससे पहले भी जब हमने उनका संबोधन सुना था, उन्होंने जनता से ये कहा कि आप लोग तैयार रहिए चुनाव के लिए, आप तैयार होइए और चुनाव होंगे और जवाब दीजिए विपक्ष को। ये अपील करते हुए भी एक तरह से कहीं ना कहीं वो नजर आए थे। और आज उनका संबोधन, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और इस बीच दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। इन तमाम चीज़ों को किस तरह से आप देख रहे हैं सर? ये इमरान खान ने के लिए जो है कि स्थिति ये है कि वो अब कहीं न कहीं जो है एक मॉरल ग्राउंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जो है एक बदहाली में पहुंचा दिया है और अब उसका ठीकरा वो जो है विपक्षी दलों के ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं और लगातार उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव आया था, उसको उनको फेस करना चाहिए था। अगर वो इतना इलेक्शन में विश्वास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको अविश्वास प्रस्ताव को फेस करना चाहिए था, और अगर अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ जाता तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए था और फिर जो इलेक्शन में आना चाहिए था। देखिए, ये एक तरह से ये आपकी बेजा इल्जाम लगाते हैं कि जब आप एक कहीं हार की तरफ होते हैं कि तो वो लोग भाई अपने जो है कि लोगों को जो है इलेक्शन कमीशन में बैठाना चाहते थे और इसलिए इलेक्शन करा के जो उसमें ये, लेकिन ये इस तरह के इल्जाम बेबुनियाद है, क्योंकि जब तक वो अगर मान लीजिए विपक्ष जो है किसी को चुनता और सत्ता में आता और कॉन्फिडेंस हासिल कर लेता डेमोक्रेटिक तरीके से जो है, तो फिर सरकार बनती किसी और की, तो वो किस तरह से करता, उसके बाद का ये मसला होता कि वो क्या करना चाहते थे। अभी से आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो है कि अपने लोगों को वहां बैठाना चाहते थे। आपने भी तो यही कुछ किया है। ऐसे ये बात नहीं है कि आपके भी बहुत से इल्जाम लगे हुए हैं इमरान खान के ऊपर भी, और वो सीधे सीधे चाहते थे कि आवाम को उन्होंने एड्रेस किया है। पहले भी आपको याद होगा 31 तारीख को उन्होंने जो है कि उसके पहले 31 तारीख को उन्होंने नेशन को एड्रेस किया था। उसके पहले एक उन्होंने अपने पार्टी की जो है एक सभा बुलाई थी बहुत बड़ी, उसमें काफी लोग शामिल हुए थे, बहुत ज्यादा लोग। वो सीधे सीधे उन्हीं को डायरेक्ट अपील कर रहे थे कि देखिए विदेशी हाथ है जो यहाँ सत्ता बदलना चाहती है, और इस तरह से एक सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे थे लगातार। अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीका है इसमें, एग्रीड पार्टी जो है जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया, और डिप्टी स्पीकर, जबकि देखिए वो ये लग चुका था उसमें जो है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कि उसको वो दे दिया गया था, उसकी नोटिस हफ्ते भर पहले। तो उसके बाद आप जिस तरह से जो है डिसॉल्व हाउस को नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो बिना नो कॉन्फिडेंस मोशन में बहस हुए और उसके पास हुए आप डिसॉल्व, तो ये गलत तरीका ही अपनाया जो है इमरान खान ने इस तरीके से। और तो निश्चित रूप से उसकी चुनौती दी जाएगी कोर्ट में, ये बहुत वाजिब चीज है, क्योंकि असंवैधानिक तरीके से जो है कि वो जो सदन को डिसॉल्व किया गया है। तो जो इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान, उनके ऊपर ही सीधे आरोप आते हैं कि आखिर वो इस तरह का उन्होंने क्यों चीजें की, क्यों नहीं फेस किया नो कॉन्फिडेंस मोशन को। फेस करते, वहां बहस में जवाब देते, वो बहस के जो जवाब देते वो जनता सुनती, तो जनता को सुनाते, उसके बाद इलेक्शन पे आप आते अगर इलेक्शन होता तो, और अगर दूसरी सरकार आती तो वो आती अपने हिसाब से काम करती। लेकिन आप उससे भागना चाह रहे थे, क्योंकि आप जानते थे कि आपकी हार निश्चित है। आपने एक दूसरा रास्ता चुना और जो है आपने पटकनी तो दे दी विपक्ष को, लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है कि आप साफ दिखाई दे गया कि आप डरे हुए हैं और आप सदन को फेस करना नहीं चाहते थे पूरी तरीके से। अब कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं इमरान खान। कोर्ट तो वाजिब है, कोर्ट का परव्यू में आता है, परव्यू में निश्चित रूप से स्पीकर की रूलिंग नहीं आती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व किया है
जो हाउस को वो निश्चित रूप से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के तहत आती है और वो उसकी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है उससे जुड़े सारे मसले, चाहे वो प्रधानमंत्री का जो हो और चाहे वो आरोप हो और चाहे जो प्रेसिडेंट ने जिस तरह से डिसॉल्व किया है, उससे जुड़े सारे कागजात उसने मांगे हैं और वो सब पे सुनवाई करना चाहते हैं और सुनवाई चल भी रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो ये जो डिसॉल्व जिस तरह की हाउस हुआ है उस पर सुनवाई करे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है इस पे अपनी रूलिंग दे। इस पे इल्जाम लगाना मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो है जो अपनी जो खीस है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान। वो चाहते थे सीधे जो है कि इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन में वो आश्वस्त कहीं कहा कि जो विपक्ष है उन्होंने साफ ये आरोप लगाया कि वो चाहता है कि इलेक्शन कमीशन में भी उन्हीं के लोग हों। उन्होंने यहाँ पर NRO 2 का भी जिक्र किया। उन्होंने साफ ये भी कहा कि मैं तो देखिए चुनाव चाहता था लेकिन जो विपक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इन तमाम चीजों को और इमरान खान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि उससे पहले भी जब हमने उनका संबोधन सुना था उन्होंने जनता से ये कहा कि आप लोग तैयार रहिए चुनाव के लिए, आप तैयार हुए और चुनाव होंगे और जवाब दीजिए विपक्ष को। ये अपील करते हुए भी एक तरह से कहीं ना कहीं वो नजर आए थे और आज उनका संबोधन, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इस बीच दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। इन तमाम चीजों को किस तरह से आप देख रहे हैं सर? ये इमरान खान के लिए जो है कि स्थिति ये है कि वो अब कहीं न कहीं जो है एक मॉरल ग्राउंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जो है एक बदहाली में पहुंचा दिया है और अब उसका ठीकरा वो जो है विपक्षी दलों के ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं और लगातार उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव आया था, उसको उनको फेस करना चाहिए था। अगर वो इतना इलेक्शन में विश्वास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको अविश्वास प्रस्ताव को फेस करना चाहिए था और अगर अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ जाता तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए था और फिर जो इलेक्शन में आना चाहिए था। देखिए, ये एक तरह से ये आपकी बेजा इल्जाम लगाते हैं कि जब आप एक कहीं हार की तरफ होते हैं कि वो लोग भाई अपने जो है कि लोगों को जो है इलेक्शन कमीशन में बैठाना चाहते थे और इसलिए इलेक्शन करा के जो उसमें ये, लेकिन ये इस तरह के इल्जाम बेबुनियाद है, क्योंकि जब तक वो अगर मान लीजिए विपक्ष जो है किसी को चुनता और सत्ता में आता और कॉन्फिडेंस हासिल कर लेता डेमोक्रेटिक तरीके से जो है, तो फिर सरकार बनती किसी और की, तो वो किस तरह से करता उसके बाद का ये मसला होता कि वो क्या करना चाहते थे। अभी से आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो है कि अपने लोगों को वहां बैठाना चाहते थे। आपने भी तो यही कुछ किया है। ऐसे ये बात नहीं है कि आपके भी बहुत से इल्जाम लगे हुए हैं इमरान खान के ऊपर भी, और वो सीधे सीधे चाहते थे कि आवाम को उन्होंने एड्रेस किया है। पहले भी आपको याद होगा 31 तारीख को उन्होंने जो है कि उसके पहले 31 तारीख को उन्होंने नेशन को एड्रेस किया था। उसके पहले एक उन्होंने अपने पार्टी की जो है एक सभा बुलाई थी बहुत बड़ी, उसमें काफी लोग शामिल हुए थे, बहुत ज्यादा लोग। वो सीधे सीधे उन्हीं को डायरेक्ट अपील कर रहे थे कि देखिए विदेशी हाथ है जो यहाँ सत्ता बदलना चाहती है, और इस तरह से एक सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे थे लगातार। अगर देखिए सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीका है इसमें, एग्रीड पार्टी जो है जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया, और डिप्टी स्पीकर, जबकि देखिए वो ये लग चुका था उसमें जो है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कि उसको वो दे दिया गया था, उसकी नोटिस हफ्ते भर पहले। तो उसके बाद आप जिस तरह से जो है डिसॉल्व हाउस को नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो बिना नो कॉन्फिडेंस मोशन में बहस हुए और उसके पास हुए आप डिसॉल्व, तो ये गलत तरीका ही अपनाया जो है इमरान खान ने इस तरीके से। और तो निश्चित रूप से उसकी चुनौती दी जाएगी कोर्ट में, ये बहुत वाजिब चीज है, क्योंकि असंवैधानिक तरीके से जो है कि वो जो सदन को डिसॉल्व किया गया है। तो जो इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान, उनके ऊपर ही सीधे आरोप आते हैं कि आखिर वो इस तरह का उन्होंने क्यों चीजें की, क्यों नहीं फेस किया नो कॉन्फिडेंस मोशन को। फेस करते, वहां बहस में जवाब देते, वो बहस के जो जवाब देते वो जनता सुनती, तो जनता को सुनाते, उसके बाद इलेक्शन पे आप आते अगर इलेक्शन होता तो। और अगर दूसरी सरकार आती तो वो आती अपने हिसाब से काम करती, लेकिन आप उससे भागना चाह रहे थे क्योंकि आप जानते थे कि आपकी हार निश्चित है। आपने एक दूसरा रास्ता चुना और जो है आपने पटकनी तो दे दी विपक्ष को, लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है कि आप साफ दिखाई दे गया कि आप डरे हुए हैं और आप सदन को फेस करना नहीं चाहते थे पूरी तरीके से। अब कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं इमरान खान। कोर्ट तो वाजिब है, कोर्ट का परव्यू में आता है, परव्यू में निश्चित रूप से स्पीकर की रूलिंग नहीं आती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व किया है
जो हाउस को, वो निश्चित रूप से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के तहत आती है और वो उसकी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है उससे जुड़े सारे मसले, चाहे वो प्रधानमंत्री का जो हो और चाहे वो आरोप हो और चाहे जो प्रेसिडेंट ने जिस तरह से डिसॉल्व किया है, उससे जुड़े सारे कागजात उसने मांगे हैं और वो सब पे सुनवाई करना चाहते हैं और सुनवाई चल भी रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो ये जो डिसॉल्व जिस तरह की हाउस हुआ है उस पर सुनवाई करे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इस पे अपनी रूलिंग दे। इस पे इल्जाम लगाना मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो है जो अपनी जो खीस है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान। वो चाहते थे सीधे जो है कि इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन में वो आश्वस्त कहीं दिख रहे थे कि वो जीत जाए। जरूरी नहीं है, क्योंकि आवाम जिस तरह से हालात फेस कर रहा है, खाने की तंगी हो रही है, लोग पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, लोग परेशान हैं, नौकरियां नहीं मिले। जो वादे की थी इमरान खान ने जब वो सत्ता में आए थे, भ्रष्टाचार मिटाने का वादा किया था, नौकरियां देने का वादा किया, करोड़ों नौकरियां देने का वादा किया था, वो सब जगह फेल हुए हैं। तो अपने सफलता को छिपाने के लिए वो विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं और यहां तक कि जो है वो जुडिशरी को भी उसमें खींच रहे हैं। ठीक है पीयूष पंत जी। जितेंद्र कुमार ओझा का एक बार फिर से रुख करेंगे। जितेंद्र जी, आप यहाँ पर सेना का जिक्र कर रहे थे। देखिए, अगर हम सेना की बात करें तो अगर हम पाकिस्तान की सियासत की यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमेशा देखा गया है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सियासत को चलाने में सेना की काफ़ी अहम भूमिका पाकिस्तान में देखी गई है और ये पाकिस्तान का इतिहास भी रहा है कि जो सेना का पसंदीदा होता है वही वहाँ की सत्ता की कुर्सी पर काबिज होता है। और तो जो तमाम चीज़ें वहाँ पर घटित हो रही हैं, इमरान खान की तरफ से ये कहना कि विदेशी साजिश है और तमाम चीजें उसके बाद जो हमने देखी, क्या वाकई में क्या ये कहा जा सकता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं सेना की कोई रोल है या फिर कोई भूमिका है? सेना की भूमिका तो अवश्य है कि सेना के चीफ ने बड़ा क्लियर कर दिया। उनकी नाराजगी तभी से है जब उन्होंने फैज हमीद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और सारे लोग जो हैं, जितने भी जानकार हैं, जो लोग पाकिस्तानी पे नज़र रखे हुए हैं या पाकिस्तान में जिनकी बातचीत होती है उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या दूसरे लोगों से, उन तमाम लोगों का मानना है कि इमरान खान ने आखिरी दिनों में अपने आप को मजबूत करने के लिए, उनके लौगा था, एक मौका था जब उन्होंने देखा कि कमर बाजवा की पॉपुलरिटी कम हो रही है, कुछ इशू था, तो उन्होंने फट से फैज हमीद को अपना ये मान के कोशिश कर रहे थे कि इनको आर्मी चीफ बना दिया जाए जब ये रिटायर होते हैं। मिस्टर बाजवा, जनरल बाजवा जब रिटायर होते हैं तो वहां से सेना की ये नाराजगी है। लेकिन वहां पे चीन एक फैक्टर है जिसका मीडिया में बहुत कम जिक्र हो रहा है। हालांकि चीन की एम्बेसी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो पैरेलली इंगेज कर रहे हैं पॉलिटिशियन को भी और मिलिट्री को भी, और हमेशा ये होते आया है कि पहले जब अमेरिका फैक्टर था तो उसके बारे में भी कहा जाता था कि वो इंगेज करते हैं। और इमरान खान ने दूसरी जगह से जो बातें आ रही हैं, इमरान खान ने उनको बताने की कोशिश की है कि भाई अगर वो इतने लोकप्रिय हैं कि उनको अगर इस तरीके से हटा दिया जाए तो चीन के जितने जो सीपेक है या दूसरे इन्वेस्टमेंट है, जो 60 से 70 बिलियन डॉलर का तो सीपेक है और दूसरे इन्वेस्टमेंट और हैं, ये तमाम इन्वेस्टमेंट उसमें खतरा हो जाएगा, टर्मोइल आ सकता है और चीन का पाकिस्तान जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है तो वो सारे इंटरेस्ट हर्ट होंगे। तो शायद चीन का ये रहा कि देखिए आप लोग कीजिए लेकिन एक बेसिक स्टेबिलिटी बनाए रखे रहिए। तो इसके तहत में बातचीत चल रही है। जहाँ तक जो अमेरिका का उन्होंने जो दोष दिया जो इस समय में, वो बहुत ही बेबुनियाद और बहुत ही, मैं क्या कहूँ कि मूर्खतापूर्वक ये बात कही जा सकती है। मैं शब्द का सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर का उतना ही दखल होता पाकिस्तान में तो उस ये में तालिबान के हाथों इतने अमेरिकी सैनिकों की हत्या नहीं होती। ये जग जाहिर बात है कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका से पल्ला झाड़ लिया था। सारे जगह रिपोर्ट कर रहे हैं कि तालिबान के साथ लड़ाई में पाकिस्तानी आर्मी तालिबान के साथ भी थी और अमेरिका के साथ होने का सिर्फ नाटक कर रही थी। तो अमेरिका का वर्चस्व पाकिस्तान की राजनीति से खत्म हो चुका है। इमरान खान ने ये बात कही है सिर्फ चीनियों को खुश करने के लिए कि देखिए वो अमेरिका के खिलाफ है और वो समझते हैं कि चीन और अमेरिका की जो कंपटीशन है उस कंपटीशन में चीन के प्रति वो ज्यादा निष्ठा दिखा के चीन पे दबाव ला सकते हैं कि वो करें। पीयूष पंत पर मैं आना चाहूंगी। पीयूष पंत जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी। जो तमाम चीज वहां पर हो रही है पाकिस्तान में और देखिए सुप्रीम कोर्ट में हम लगातार ये कह रहे हैं कि सुनवाई जारी है, क्या हम ये उम्मीद रखें कि वहां की सर्वोच्च जो अदालत है वो स्वायत्त तरीके से फैसला लेगी, फैसला सुनाएगी? क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान है वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ उसमें कैसे सुप्रीम कोर्ट कुछ कह सकता है या फिर कुछ बोल सकता है या फैसला दे सकता है इन तमाम चीजों के बावजूद। देखिए पाकिस्तान में जो है सुप्रीम कोर्ट काफी कुछ जो है अपने स्टैंड के लिए जाना जाता है वो, और काफी जो है कि इस तरह के कमेंट देता है पॉलिटिशियंस के खिलाफ और जजमेंट भी देता है। हमको याद होगा मुशर्रफ के खिलाफ जिस तरह से
पनामा पेपर्स में जो मामले ये नवाज शरीफ के खिलाफ जो आए थे उसमें उन्होंने दिया, मुशर्रफ के खिलाफ भी जो है उन्होंने जो डिसीजन लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको अबदस्त करवाया था पूरी तरीके से। जो तो कोर्ट वहां पे जो है कि बहुत कड़ा स्टैंड लेता है, और यहां भी उम्मीद है कि कोर्ट जो है इसको गैर संवैधानिक बताएगा। जिस तरह से डिसॉल्व किया गया हाउस और जो आरोप लगाए गए हैं, देखिए जो लेटर का रेफरेंस दिया गया है वो कहीं न कहीं लगता है कि कॉन्कॉप्टेड है, कहीं जिससे बात की जा रही है, क्योंकि जिस अधिकारी, जो अमेरिकन अधिकारी एम्बेसी की बात की जा रही है, जो वो बहुत छोटे स्तर का अधिकारी है, और वो लेटर अगर आपके पास वो तब से था तो 24 तारीख ये फरवरी की बात है शायद, जब की बात है, तो उसके बाद आप अभी वो लेटर क्यों दिखा रहे हैं आप इतने देर बाद जो है, पहले ये चीज क्यों है? तो लगता है साफ साफ ये एक इस तरह की बोगी खड़ी करने की कोशिश की है इमरान खान ने कि उनको विदेशी ताकतों से खतरा है और उन्हीं के इशारे पे सारे उनको हटाने की कोशिश हो रही है। यहां तक कि उन्होंने कोर्ट को भी इसमें घसीट दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है कोर्ट निश्चित रूप से सारे चीजों संज्ञान में लेगा, और कोर्ट ने कहा भी है, और वो उनका बात ये सही है कि जैसे कि वो स्पीकर के अधिकार पे, सुप्रीम कोर्ट को शायद अधिकार नहीं है स्पीकर की रूलिंग पे, लेकिन प्रेसिडेंट ने जो डिसीजन लिया है डिसॉल्व करने का, उस पर निश्चित रूप से संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि हम जो प्रेसिडेंट ने जिस तरह से डिसॉल्व किया है, प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है, विदेशी जो साजिश की बात कही है, वो सब हम जो है उस पर सुनवाई करेंगे, सब देखना चाहेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देखना चाहेंगे हम, और सारी चीजें हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कंपैरेटिवली जो है पाकिस्तान में जुडिशरी थोड़ी सी अभी इंडिपेंडेंट है, और वो लगातार जो है कि इस तरह के डिसीजन देती रही है जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाती रही है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है इन तमाम चीजों पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जोतेंद्र कुमार ओझा जी आपका भी, और पीयूष पंत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम चर्चा के लिए। तो देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और दूसरी तरफ इमरान खान को हमने सुना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एनआरओ की बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में भी जो विपक्ष है वो अपने लोगों को चाहता है, और साफ साफ विपक्ष पर तमाम आरोप लगाता हुआ नजर आया, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जो विपक्ष था वो इमरान खान पर आरोप लगा रहा था, लेकिन देखिए जो तमाम चीजें वहां पर हो रही हैं उस पर क्या असर दुनिया पर पड़ता है, भारत पर क्या पड़ता है, और आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है, ये देखना इस बीच हो जाता है। इसी के साथ ही हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।